गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से ऑनलाइन क्लासेस में। हम बीए फर्स्ट ईयर की ज्योग्राफी का अध्ययन कर रहे हैं। बीए फर्स्ट ईयर की ज्योग्राफी के अंतर्गत हम फिजिकल ज्योग्राफी में एटमॉस्फेयर यानी वायुमंडल का अध्ययन कर रहे हैं। वायुमंडल के अंतर्गत पिछली कक्षा में हमने हीट बजट को पढ़ा था। ऊष्मा बजट क्या होता है, मैंने आपको 2 बार ऊष्मा बजट को अच्छी तरीके से समझाने की कोशिश की है। उम्मीद है आप सभी को ऊष्मा बजट अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। ऊष्मा का बजट क्या होता है, ठीक है। आज हम कुछ दूसरे टॉपिक्स पर चर्चा करेंगे, यानी कि वायुदाब संबंधी कुछ चीज़ों का अध्ययन करेंगे। वायुदाब किसको कहते हैं, वायुदाब क्या होता है, वायुदाब कितना कितना होता है, कैसे बढ़ता है, कैसे नहीं बढ़ता, इन सारी चीज़ों के ऊपर आज हम चर्चा करेंगे। लेकिन उससे पहले कुछ 2-4 फैक्ट है, 2-4 आंकड़े हैं, उन आंकड़ों को हमको जानना ज़रूरी है। देखिए, सबसे पहली बात यह है, हम वायुमंडल को पढ़ रहे हैं तो वायुमंडल को प्रभावित करने वाला सबसे इम्पोर्टेंट कारक कौन है? सूर्य। सूर्य कैसे प्रभावित करता है सर? सूर्य प्रभावित करता है, सूर्य की जो विकिरणें आती है, सूर्य जो तापमान बढ़ाता है, उसी तापमान के कारण वायुमंडल में निम्न दाब और उच्च दाब पाया जाता है। सामान्यतः जहाँ पर तापमान ज़्यादा होता है वहाँ पर वायुदाब कम पाया जाता है, और जहाँ पर तापमान अधिक होता है, जहाँ पर तापमान कम होता है वहाँ वायुदाब अधिक पाया जाता है। ये एक कॉन्सेप्ट है, इस कॉन्सेप्ट को आप हमेशा याद रखेंगे। देखिए, एक तथ्य है, इसको याद रखेंगे हम। सूर्य जो है, सूर्य आकार में पृथ्वी से 13 लाख गुना बड़ा है। कितना है? 13 लाख गुना बड़ा है। याद रखना है इस बात को, ठीक है। सूर्य पृथ्वी से कितना गुना बड़ा है? 13 लाख गुना बड़ा है, ठीक है। और सूर्य जो है पृथ्वी से 15 करोड़, सूर्य जो है वो क्या है, पृथ्वी से लगभग 15 करोड़ किलोमीटर दूर है। ये भी आपको याद रखना चाहिए। कितना? 15 किलोमीटर नहीं, 15 करोड़ किलोमीटर दूर है, ठीक है। या फिर कह सकते हैं कि 9 करोड़ मील दूर है, ठीक है। 9 करोड़ मील दूर। ये मैंने आपको एग्जैक्ट राउंड फिगर में आंकड़े बता रहा हूँ मैं आपको, ठीक है। तो सूर्य पृथ्वी से इतना दूर है। सूर्य के केंद्र में जो है हीलियम और हाइड्रोजन, इनके परमाणु पाए जाते हैं। हीलियम और हाइड्रोजन के, ये दोनों क्या है, एक दूसरे में परिवर्तित होते रहते हैं। हीलियम का जो है संलयन होता है हाइड्रोजन में, हाइड्रोजन का हो जाता है हीलियम में, एक दूसरे में मिलते रहते हैं। इस वजह से इन दोनों के विस्फोट से, इन दोनों के प्रकीर्णन से, इन दोनों के एक दूसरे में मिलने के कारण परिवर्तित होने के कारण क्या होता है, ऊष्मा का प्रसार होता है, ठीक है। उसी से सूर्य की ऊष्मा बनती है। सूर्य के केंद्र का तापमान, सूर्य के केंद्र का तापमान लगभग होता है 2 करोड़ डिग्री सेल्सियस। कितना होता है? 2 करोड़ डिग्री सेल्सियस अनुमानित है, ठीक है। मापा किसी ने भी नहीं है, अनुमानित है, ठीक है। सूर्य के केंद्र का तापमान है, और सूर्य के बाहरी क्षेत्र का तापमान, बाहर का तापमान, वो बतलाया जाता है 6000 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। कितना? 6000 डिग्री सेल्सियस। और सूर्य का जो विकिरण है, सूर्य की विकिरण है, वो 13 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड, 13 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड की रफ्तार से गति करती हुई पृथ्वी पर पहुंचती है। यानी कि 1 सेकंड में 13 लाख किलोमीटर को पार कर लेती है वो। इट मीन 8 मिनट और कुछ सेकंड के अंदर सूर्य की किरण धरातल पर पहुंच जाती है, ठीक है।
ये बातें हैं। और इसके बाद ये है सूर्य का जितना भी तापमान है, सूर्य की जितनी भी ऊष्मा होती है, जितनी विकिरित करता है, उसका 1/2 अरबवां हिस्सा वो धरातल तक पहुंच पाता है। कितना? 1/2 अरबवां हिस्सा वो पृथ्वी तक पहुंच पाता है। उसमें से भी केवल 51% ही, कितना? 51% ही धरातल पर पहुंचता है। 51% बताया था ना मैंने आपको, केवल 51 इकाइयाँ ऊष्मा बजट के अंतर्गत 51 इकाइयाँ ही पृथ्वी तक के धरातल तक पहुंचती है। ठीक है, तो वही बात है, 51 इकाइयाँ ही, 51% सूर्य का ताप ही धरातल तक पहुंच पाता है। ठीक है, ये कुछ फैक्ट है, ये आपको याद रखने हैं। फिर इसके बाद हम दूसरी चीज़ों की चर्चा करेंगे। ठीक है, चलिए इसको उतार लीजिए, स्क्रीनशॉट लीजिए इसका। अब देखिए, अब इसके बाद अब वायु दाब के ऊपर आते हैं हम। ठीक है, देखिए वायु दाब क्या होता है। सामान्यतः एक इकाई क्षेत्र पर वायु के लगने वाले, वायु के पड़ने वाले भार को वायु भार या वायु दाब कहा जाता है। अब हमारे समझ में ये बात नहीं आती कि वायुमंडल कहाँ है। पृथ्वी गोल है तो वायुमंडल किस तरीके से पृथ्वी से चिपका हुआ है। देखिए बात ऐसी है, ये हमारी पृथ्वी है। ठीक है, ये क्या है गुरुजी? ये हमारी पृथ्वी है। इस पृथ्वी के चारों ओर, मैंने आपको पिछली कक्षा में बताया था एक बार पहले, इस पृथ्वी के क्या है? चारों ओर इस तरीके से क्या है? ये वायुमंडल इसको घेरे हुए है, पृथ्वी को चारों ओर से। ये पृथ्वी की बाहरी बनावट है। इस पृथ्वी को चारों ओर से इसी तरीके से वायुमंडल ने क्या है? घेरा हुआ है। तो ये वायुमंडल कह सकते हैं कि पृथ्वी के अंदर जो क्या पाया जाता है? गुरुत्वाकर्षण बल पाया जाता है। उस गुरुत्वाकर्षण बल के कारण पृथ्वी से चिपका हुआ है पृथ्वी का वायुमंडल। ठीक है, पृथ्वी में जो गुरुत्वाकर्षण बल पाया जाता है, आपको पता होगा इस बात का, पृथ्वी में गुरुत्वाकर्षण बल पाया जाता है। उसी गुरुत्वाकर्षण बल के कारण पृथ्वी का जो वायुमंडल है, वो वायुमंडल पृथ्वी से चिपका हुआ है। दूसरी बात, इस वायुमंडल में भार, अब वायु है, कुछ है, तो उसके अंदर वजन तो होगा ना भाई। तो वायुमंडल के अंदर जो वजन है, गैसों का वजन है, इसी गैसों के वजन को, इसी भार को क्या कहते हैं? वायु दाब कहते हैं। क्या बोलते हैं? वायु दाब। अंग्रेजी में कहते हैं इसको एयर प्रेशर। क्या बोलते हैं? एयर प्रेशर अंग्रेजी में इसको बोला जाता है। ठीक है, बात समझ में आ गई है। पृथ्वी है, पृथ्वी के चारों ओर बाहर की तरफ, ठीक है, अंदर नहीं होता वायु, अंदर नहीं है, पृथ्वी के अंदर नहीं है, बाहर की तरफ, यानी कि हम जिस धरातल के ऊपर रह रहे हैं, इस धरातल से कई किलोमीटर ऊपर तक वायुमंडल फैला हुआ है। और इसी तरीके से पृथ्वी जितनी बड़ी है, उतनी बड़ी पृथ्वी के चारों ओर वायुमंडल फैला हुआ है और ये पृथ्वी से चिपका हुआ है, बंधा हुआ है। पृथ्वी घूमती है, फिर भी इसी के साथ साथ ये घूमता है। ठीक है, ये बातें पढ़ने में तो आसान लगती हैं, लेकिन अगर नेचुरल तरीके से इसको देखा जाए तो हम देख नहीं सकते इन चीज़ों को। ठीक है, आज हमारे पास सैटेलाइट मौजूद है, आज हमारे पास हज़ारों करोड़ों मेगापिक्सल के जो है कैमरे हैं, उन कैमरों के बावजूद भी हमको ये बातें समझ में नहीं आती। हमको आपको अगर पृथ्वी लाइव घूमती हुई देखनी है तो आप जाइए यूट्यूब पे तो आप हो ही, यहाँ पे सर्च कीजिए आप लाइव रोटेशन ऑफ अर्थ, इस तरीके से सर्च कीजिए। नासा सर्च कीजिए, नासा, उसमें आपको पृथ्वी लाइव घूमती हुई दिखाई देगी, पृथ्वी लाइव चलती हुई दिखाई देगी। आप सुबह से लेकर शाम तक, शाम से लेकर सुबह तक, सुबह से लेकर फिर शाम तक, शाम से लेकर फिर सुबह तक, इस तरीके से आप उसको देखते रह सकते हो। पृथ्वी वहाँ पे घूमती रहती है। ठीक है, आपको बहुत सारे समुद्र दिखाई देंगे, बहुत सी जगह दिखाई, आप उसके माध्यम से समझ सकते हैं कि पृथ्वी में कौन सी जगह कहाँ पर है। ठीक है, वो भी आप समझ सकते हो। लेकिन हम बात कर रहे हैं वायुमंडल की, तो वायुमंडल पृथ्वी को चारों ओर से घेरे हुए है, गुरुत्वाकर्षण बल द्वारा ये पृथ्वी से बंधा हुआ है। ठीक है, और इसके अंदर जो भार है, उसी भार को वायुदाब कहते हैं। ठीक है, सामान्यतः क्या है इसकी परिभाषा? सामान्यतः
प्रति इकाई क्षेत्रफल पर वायु जो भार डालती है या वायु के पड़ने वाले भार को क्या कहते हैं, उसे वायु दाब कहा जाता है। क्या कहते हैं उसे, वायु दाब कहा जाता है। बोलो बात समझ में आ गई ना आपके, बात समझ में आ गई ना भाई। वायु दाब किसको कहते हैं, सामान्यतः वायु के एक इकाई क्षेत्रफल पर लगने वाले दाब को क्या कहते हैं, वायु दाब कहते हैं। ठीक है। अब वायु दाब जो है, वायु दाब को मापने की इकाई कई बार पूछ लिया जाता है। वायु दाब को मापने की इकाई, जैसे तापमान को मापने के लिए तापमापी का यंत्र किया जाता है, तो इसी तरीके से दाब को मापने के लिए दाबमापी का यंत्र किया जाता है। तो इकाई का क्या नाम है, मिलीबार। जैसे हम वजन को मापने के लिए ग्राम का उपयोग करते हैं, तो उसका क्या है, ग्राम है। एम्पियर होती है विद्युत धारा वगैरह, ये सब तो इसको मापने के लिए मिलीबार का उपयोग किया जाता है। और जिस यंत्र का उपयोग किया जाता है उसको क्या कहते हैं, बैरोमीटर। क्या बोलते हैं उसको, बैरोमीटर। याद रखना आप, बैरोमीटर वायु दाब को नापने के लिए किया जाता है उपयोग में। ठीक है। इसके बाद हम देख लेते हैं कि जो सर्वाधिक वायु दाब पृथ्वी पर पाया जाता है वो कहाँ पाया जाता है, समुद्रों के किनारे। कितना पाया जाता है, सर्वाधिक वायु दाब कहाँ पाया जाता है, समुद्र तट पर। कितना पाया जाता है, 1013.25 मिलीबार। ठीक है, MB या 29.95 इंच। ये सर्वाधिक वायु दाब है जो कहाँ पाया जाता है, ये पाया जाता है समुद्री तल के किनारे। ठीक है। सामान्यतः जो पृथ्वी का तापमान होता है वो कितना होता है भाई, सामान्यतः पृथ्वी का तापमान 15 डिग्री माना गया है। ठीक है, औसत तापमान। लिख लीजिए इसको। फिर उसके बाद हम देखेंगे अगर वायु दाब में गिरावट होती है तो क्या होता है, वायु दाब में बढ़ावट होती है तो क्या होता है। देखिए, वायु दाब का मापक का नाम क्या है, बैरोमीटर। ठीक है। बैरोमीटर में अगर उसकी सुई जो है वो अचानक गिरने लगती है, अचानक तेजी से गिरने लगे, तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब खराब मौसम। इसका मतलब क्या है, खराब मौसम। या कह सकते हैं कि जब वायु दाब एकदम से गिरने लगे तो खराब मौसम मतलब तूफान आने वाला है। क्या आने वाला है, तूफानी मौसम का संकेत देती है। अगर वायु दाब की जो इकाई है, वायु दाब की जो सुई है वो एकदम से नीचे गिरने लगे तो किसका संकेत देती है, ये संकेत देती है एकदम से तूफानी वर्षा का। ठीक है। अगर ये पहली कंडीशन है। दूसरी कंडीशन में अगर
गिरे, गिरकर उठने लगे, अगर गिरकर उठने लगे, क्या वायु दाब में जो सुई, बैरोमीटर में जो सुई होती है, वो सुई नीचे गिरने का मतलब क्या, वायु दाब का कम होना। वायु दाब कम होकर के एकदम से उठने लगे धीरे धीरे, तो इस कंडीशन में क्या है, ये वर्षा का संकेत देता है। किसका? वर्षा का संकेत देता है कि भाई वहाँ पर क्या होने वाली है, वर्षा होने वाली है। और अगर तीसरी कंडीशन क्या होती है, तीसरी कंडीशन ये होती है कि लगातार वायु दाब का यंत्र जो है वो क्या है, लगातार वृद्धि करती रहे, लगातार बढ़ता रहे। क्या करता रहे? लगातार बढ़ता रहे। तो इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब ये होता है कि वहाँ पर जो है मौसम की बहुत भयावह स्थिति होने वाली है। वहाँ पर वायुदाब बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है। वायुदाब बहुत ज़्यादा बढ़ने का मतलब ये है कि वहाँ पर चक्रवाती हवा, चक्रवात वहाँ से चलने वाला है, या फिर वहाँ का मौसम एकदम से क्या होने वाला है, साफ। तो ये चीज़ें हैं जिनका संकेत यहाँ से हमको मिलता रहता है। बोलो बात समझ में आ गई ना? बात समझ में आ रही है? तो चलिए, बैरोमीटर में अचानक तेज़ी से अगर गिरने लगे तापमान, तो इसका मतलब क्या है, ख़राब मौसम हुआ। और अगर गिरकर उठने लगे तो वर्षा का संकेत हुआ। और अगर लगातार बढ़ता रहे तो इसका मतलब क्या है, तापमान में वृद्धि हुई, चक्रवात के मौसम के संकेत देता है, या फिर साफ मौसम का संकेत देता है। इतनी बात आप लिख लीजिए। फिर इसके बाद हम और चीज़ों को लिखेंगे, ठीक है? इसके बाद हम और चीज़ों को लिखेंगे। हो गया इतना? इसके बाद देखिए, इसके बाद एक रिलेशन हमको याद रखना है वायु दाब के बीच में और तापमान के बीच में। दोनों के बीच में एक रिलेशन पाया जाता है। उस रिलेशन को अगर आप याद रखोगे हमेशा के लिए, तो आप कभी भी वायु दाब और तापमान वाले प्रश्नों के अंदर कभी भी आप धोखा नहीं खाओगे, कभी भी आप उनको गलत नहीं करोगे। एक ही मेथड है और वो मेथड आपको याद रखना है। नोट लगा के लिख लीजिए इसको। जहाँ जहाँ सामान्यता है ना, पहले सामान्यता जहाँ जहाँ निम्न तापमान पाया जाता है, वहाँ उच्च वायु दाब की स्थिति बनती है। उच्च वायु दाब की स्थिति बनती है। ठीक है? और दूसरा रिलेशन यह है, निम्न तापमान और क्या है, उसके साथ में क्या बनेगा, उच्च वायु दाब। जहाँ जहाँ उच्च तापमान पाया जाता है, वहाँ निम्न वायु दाब की स्थिति बनती है। अब आप पूछोगे सर ऐसा क्यों होता है? तो ऐसा क्यों होता है वो भी अभी आपको बताएंगे। तापमान और वायुदाब पे, तापमान अगर बढ़ेगा वायुदाब कम होगा, तापमान अगर घटेगा तो वायुदाब बढ़ेगा। ठीक है? ये वाली स्थिति होगी
अगर तापमान में बदलाव होता है तो तापमान अगर बढ़ता है तो वायुदाब घट जाएगा, वायुदाब अगर बढ़ता है तो तापमान घट जाएगा। ठीक है, एक दूसरे के विपरीत बात है। अगर एक भाई को सोना मिलेगा तो दूसरा गरीब हो जाएगा, दूसरे भाई को सोना मिलेगा तो दूसरा भाई गरीब हो जाएगा। इस तरीके से ये सिचुएशन पाई जाती है। इस सिचुएशन को आप लिख लीजिए। ठीक है, इसके बाद अगर एक दो बातें और लिख सकते हो आप तो लिख लीजिए, मैं बोल रहा हूँ उन बातों को। चलिए अभी आपको लिखवा देते हैं सारी बातें जो भी है। लिख लीजिए आप। इसी के साथ एक नोट्स और लगा लीजिए आप, वो भी इम्पोर्टेंट बात है। उस बात को भी आप पल्ले के गांठ बांध करके रख लेना। ठीक है वो कौन सी बात है? वो बात ये है कि हवाएं, हम एटमॉस्फेयर पढ़ रहे हैं, वायुमंडल पढ़ रहे हैं, तो वायु की बात कर रहे हैं। हवाएं, पवनें हमेशा, इम्पोर्टेंट बात है, पवनें हमेशा उच्च वायुदाब से निम्न वायुदाब की ओर चलती है। ठीक है, पवनें हमेशा उच्च वायुदाब से निम्न वायुदाब की ओर चलती है। यानी कि जहाँ वायुदाब अधिक होगा, जहाँ वायुदाब कम होगा, पवनें हमेशा किधर से किधर की ओर चलेगी? इधर से इधर की ओर। ध्यान रखिएगा ये बात। विश्व में वायुदाब की पेटियाँ हम पढ़ेंगे, उसके अंतर्गत ये समझने वाली बात होगी। इस बात को आप पल्ले के गांठ बांध करके रख लेना, कभी भी नहीं भूलना। स्टार लगा लो, फूल पत्ती सब लगा लो इसके। ठीक है, ये बात भी आप याद रखेंगे। जहाँ जहाँ निम्न तापमान पाया जाएगा वहाँ उच्च वायुदाब पाया जाएगा। मैं कल की क्लास में ये सभी आपसे सुनना चाहता हूँ, I mean याद रखवाना चाहता हूँ आपको। कला जो है ये आप बातें याद रख लीजिएगा तो आपको कल वाला जो चैप्टर है वो बहुत आसान हो जाएगा समझने के लिए। ठीक है, तो इन बातों को आप याद रखना। सिर्फ 3 बातें हैं। एक बात तो ये है, जहाँ तापमान अधिक वहाँ वायुदाब कम। दूसरी बात है तापमान कम वायुदाब अधिक। ये दोनों एक ही बात है। ठीक है, एक ही बात है, एक याद रहेगी तो दूसरी भी याद रह जाएगी। अगर तापमान कम हो जाता है तो वायुदाब बढ़ जाता है, वायुदाब कम हो जाता है तो तापमान बढ़ जाता है। और दूसरी बात ये, हवाएं हमेशा उच्च दाब से निम्न दाब की ओर चलेगी, निम्न दाब से उच्च दाब की ओर नहीं चलेगी। जैसे पानी हमेशा ऊपर से नीचे की तरफ बहेगा, यानी कि ऊंचे ढाल से नीचे ढाल की तरफ बहेगा, हवाएं भी सिर्फ ऐसा ही काम करेगी, उच्च वायुदाब से निम्न वायुदाब की ओर बहेगी। यानी कि कह सकते हैं उच्च वायुदाब का मतलब वहाँ वायुदाब अधिक है, वहाँ बहुत सारी वायु है। निम्न वायुदाब का मतलब वहाँ वायुदाब नहीं है, यानी कि वायु नहीं है वहाँ पर। तो हवाएं उधर से इधर की तरफ चलेगी, उच्च से निम्न की तरफ। बात समझ में आ गई? आ गई गुरुजी, आगे बताओ। चलो आगे बताते हैं, पहले इसको लिख लीजिए आप। चलिए हो गया ये। अब देखिए बात क्या है, ये संबंध हमको समझना है कि उच्च तापमान पे कम वायुदाब कैसे होता है, ठीक है, और कम तापमान पे उच्च वायुदाब कैसे होता है। ये हमको बात समझनी है ना भाई, समझनी है ना भाई? हाँ चलिए उसी को समझते हैं। देखिए हमने बताया आपको, जहाँ तापमान कम हो जाता है वहाँ वायुदाब बढ़ जाता है। ठीक है, यानी कि टेम्परेचर कम, प्रेशर हाई। ठीक है, तो देखिए
सामान्यतः होता क्या है, जब वायु गर्म होती है, वायु क्या होती है, गर्म, तो वायु गर्म होने पर फैलती है। ऑब्वियसली सही बात है। वायु गर्म होने पर क्या है, फैलती है, और फैल करके कहाँ जाती है, ऊपर। तो जब किसी चीज़ के आयतन में वृद्धि हो जाती है, जब किसी चीज़ का प्रसार हो जाता है, तो उसके भार में कमी हो जाती है। जैसे कोई एक चीज़ लीजिए आप, उसको एक कपड़ा लीजिए, मान लीजिए कपड़े को तोल लीजिए, कपड़ा मान लीजिए 1 किलो का है, उस कपड़े के टुकड़े टुकड़े कर दीजिए आप, आयतन में प्रसार कर दीजिए, बहुत बड़ा बना दीजिए उसको, फिर उन सभी को अलग अलग तोलिए आप, तो आपको अलग अलग भार लगा, बहुत कम कम भार नज़र आएगा ना। तो उस सारे क्षेत्र में, ठीक है, उस सारे क्षेत्र में उसका भार बहुत कम हो जाएगा। इसी तरीके से वायु का एक पुंज होता है, वायु का एक वो होता है, तो जब उसको हम गर्म करते हैं तो वायु फैलती है, वायुमंडल में चली जाती है ऊपर की तरफ, तो नीचे उसका भार जो है वो कम हो जाता है। बात समझ में आ गई, नहीं आई? नहीं आई। वायु को गर्म करने पर वायु फैलती है, उसके आयतन में वृद्धि हो जाती है, आयतन में वृद्धि होने के कारण वो ऊपर उठने लगती है, और जब वायु जब ऊपर जाएगी खुद ही, तो वो नीचे क्या खाक वजन डालेगी। अब आई समझ में बात? नहीं आई? अब भी नहीं आई। चलो दूसरी तरीके से समझते हैं। जब वायु ठंडी होती है, क्या होती है, जब वायु ठंडी होती है तो उसके भार में वृद्धि हो जाती है। कैसे हो जाती है गुरुजी? देखो, वायु ठंडी होने पर संघनित होने लगती है, जमने लगती है। वायु इधर से आई, यहाँ आकर के जमने लगी, तो जमने लगी तो सिकुड़ेगी एक ही जगह। पहले इतनी जगह पे थी वो, अब वो धीरे धीरे आकर के क्या है, सिकुड़ेगी। सिकुड़ने की वजह से क्या होगा, वो वायु सारा आयतन जो है उसका एक छोटे रूप में परिवर्तित हो जाएगा, और जब वो छोटे रूप में परिवर्तित हो जाएगा तो वो भार डालेगी फिर जमीन के ऊपर। ठीक है, वो क्या डालेगी, भार डालेगी, उसी को वायु भार कहते हैं, उसी को वायु दाब। जैसे जैसे हम ऊपर की तरफ जाते हैं धरातल से, वायु दाब में कमी होती जाती है। वायु दाब में कमी होने का मतलब है वायु दाब में वृद्धि होती जाती है, तापमान में कमी होती जाती है। तो वायु दाब में कमी होने का कारण है हमको सांस नहीं आती। जितना ज़्यादा वायु दाब होगा उतने अच्छी तरीके से हम जो है सांस ले सकते हैं। ठीक है, ठंडी जगहों पर अक्सर क्या होता है, ठंडी जगह पे आप जाना, पहाड़ के ऊपर की तरफ जाना, पहाड़ के ऊपर जब आप जाओगे तो पहाड़ के ऊपर जाने के वक्त आपको सांस लेने में थोड़ी कठिनाई महसूस होने लगेगी। उस वजह से नहीं कि आप चढ़ के गए हैं तो आप हाँफ जाओगे आप इस तरीके से, ऐसा नहीं। वहाँ पर जो है ऊंचाई पर जाने पर तापमान सामान्यतः 1 डिग्री घट जाता है, और जब जब तापमान घटता है तो हमको सांस लेने में दिक्कत आती है, क्योंकि वहाँ वायु दाब कम हो जाता है, वायु दाब वहाँ पर अधिक हो जाता है। वायु दाब अधिक होने की वजह से हमको सांस लेने में कठिनाई होती है। तो ठीक है, जब वायु गर्म होती है, गर्म होकर के वायु चारों तरफ फैलती है, उसके आयतन में क्या हो जाती है, वृद्धि। आयतन में वृद्धि होने के कारण वो फैलती है, चारों तरफ ऊपर जाती है, इस वजह से नीचे लगने वाला भार वो कम हो जाता है। इसी वजह से जब वायु गर्म होती है यानी कि तापमान ज़्यादा हो जाता है, तापमान अधिक हो जाता है, तो वायु गर्म हो जाती है, गर्म हो जाती है तो फैल जाती है, फैल जाती है तो ऊपर उठती है। ऊपर उठने के कारण क्या होता है, वायु का जो लगने वाला दाब है वो दाब कमज़ोर पड़ जाता है, वायु दाब क्या हो जाता है, कम हो जाता है। इसके विपरीत जब वायु ठंडी होती है, वायु कैसी होती है, ठंडी होती है, तो वायु क्या हो जाती है, संघनित हो जाती है, यानी कि तापमान कम हो जाता है। तापमान कैसा हो जाता है, कम। वायु कैसे हो जाती है, संघनित। वायु संघनित होने के, तापमान कम होने के कारण क्या है, वायु दाब बढ़ जाता है, और बढ़े हुए वायु दाब में जब प्रेशर वायु बहुत ज़्यादा डालती है तो वहाँ पे हमको सांस लेने में दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। ये बातें होती है जब वायु दाब और तापमान में गड़बड़ी पैदा होती है। तो उम्मीद है ये आज का चैप्टर वायु दाब और तापमान वाला आपके समझ में आया होगा। कल हम विश्व में जितनी भी वायु दाब की पेटियां हैं, टेम्परेट पेटी है, इसके अलावा उष्णकटिबंधीय पेटी है, शीतोष्णकटिबंधीय पेटी है, इन सभी पेटियों का हम अध्ययन करेंगे, और ये भी देखेंगे कि हवाएं किधर से किधर की तरफ चल रही है, क्यों चल रही है, वायु दाब कम है या तापमान वहाँ पर अधिक है। मिलेंगे कल की कक्षा में, तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार।